Hello, friends and my viewers. How are you? Now today I'm going to talk about an interesting topic, which is very important. It's interesting also, and yes, it's very important to discuss about this. See, do you know that bigger your belly, the smaller your brain is? Seems interesting? Yes. That is जितना ज़्यादा आपका belly बाहर निकला होगा, मोटा पेट होगा, उतना ज़्यादा छोटा ब्रेन होगा. ठीक है. दैट मीन्स कि जब belly फैट बढ़ता है तो वो एक तरीके से आपके ब्रेन को भी अफेक्ट कर रहा है. काफ़ी सारे ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कुछ डिसफंक्शन, प्रॉब्लम्स इन कॉग्निशन, मेमोरी, जो एजिंग के साथ होते हैं नेचुरली, वो शायद पहले अपीयर होने लग जाए. तो कई सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं. और हम अगर साइंटिफिकली इसको डिफ़ाइन करें तो एक टर्म होती है न्यूरो इन्फ्लेमेशन. दैट इज़ इन्फ्लेमेशन या सूजन इन द ब्रेन, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों चीज़ें आती हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. अभी ऐसा है कि देखिए, हम कुछ भी डिस्कस करते हैं, कोई भी बीमारी के बारे में, कोई भी प्रॉब्लम के बारे में, चाहे ब्रेन ले लो, चाहे आप अपना थायराइड ग्लैंड ले लो, चाहे आप स्टमक ले लो, गट ले लो, लिवर ले लो, किडनी ले लो, हार्ट ले लो, टॉप टू बॉटम जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपके सेक्स ऑर्गन्स भी हैं, सब चीज़ें, ठीक है, बोन्स की प्रॉब्लम ले लो, कैंसर ले लो, सब चीज़ें कनेक्टेड हैं टू अ सिंगल थिंग, दैट इज़ द फूड विच यू आर ईटिंग. बिकॉज फूड इज़ इंफॉर्मेशन. आप इंफॉर्मेशन खा रहे हो. आप खाना खाते हो ना, तो ये सोच के मत खाओ मुझे पेट भरना है. ये सोच के खाइए कि जो आप खाना खा रहे हो वो आपके ब्रेन को फीड कर रहा है, और फिर ब्रेन आपकी सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है अपने न्यूरल नेटवर्क से, हार्मोन्स के सिक्रीशन से, कई केमिकल्स एंड मीडिएटर्स, केमिकल मीडिएटर्स के ज़रिए, और वो सब आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है. तो जब आप सोच के खाना नहीं खाते हो, टू वे कनेक्शन है. खाना खाओ, सोच के खाओ क्या खा रहे हो, ठीक है, और आपका ब्रेन अफेक्ट होगा, आपकी सोच अफेक्ट होगी जो आप खा रहे हो उससे. यानी सिंपल सी चीज़ है, जो आप खा रहे हो वो गट में जा रहा है, वो गट आपका ब्रेन से बातें कर रहा है, ब्रेन गट से बातें कर रहा है थ्रू द वैगस नर्व या एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जो सेकंड ब्रेन कहलाता है हमारी बॉडी का. ठीक है. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो सब एक लिंक से जुड़ा है, आपका खाना. अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आप बॉडी की कई प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे. आपको डिज़ीज़ नहीं है तो आप डिज़ीज़ फ्री रह सकते हैं, ठीक है, और डिज़ीज़ है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट बिगर योर बेली द स्मॉलर योर ब्रेन इज़. This has a lot of meaning if understood in a scientific manner. Okay, see, the food we eat is basically information we are sending to the brain, जो हम बात कर चुके हैं, as the gut is communicating with the brain and the brain is communicating with the gut via the vagus nerve of enteric nervous system, जो second brain है हमारी body में. Now, if due to bad food choices like processed packaged food, junk foods, over a period of time, the gut immune system is activated and this damages the gut. Okay, it causes the gut to become leaky, which causes the passage of various allergens, proteins, and food particles into the circulation, which causes infection, inflammation, activation of the इम्यून सिस्टम इन द बॉडी दैट विल अफेक्ट द वेरियस ऑर्गन्स. तो हम ये बात कर चुके हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं, गट में, हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो मेजर डाइजेशन आपका वहाँ हो रहा है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, दैट इज़ फाइबर, जहाँ पे माइक्रोबायोम रहते हैं, द गट बैक्टीरिया जो फाइबर पे फीड करते हैं. तो उनको फीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है.
अब अगर आप बैड फूड चॉइसेस करते हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं, पैकेज फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जंक खा रहे हैं ज़्यादा, स्टार्च, शुगर, रिफाइंड फूड्स, शुगरी लिक्विड्स, ठीक है, काफ़ी सारी हाई फ्रक्टोज रिच डाइट, सब ऐसी चीज़ें आप बॉडी में डाल रहे हैं, तो वो आपके गट को डैमेज करेगा, ठीक है। एंड इम्यून सिस्टम हमारे गट में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर द गार्ड सेल्स, और वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, गट में इन्फ्लेमेशन होगा, बिकॉज फाइटिंग चालू हो जाएगी, इम्यून सेल्स दे विल फाइट द पैथोजेंस, जो बैड फूड है वो चाहते हैं कि वो एंटर ना हो, एंड उस फाइटिंग में साइटोकाइंस रिलीज होंगे जो फिर डैमेज करेंगे, इन्फ्लेमेशन को पैदा करेंगे, ठीक है। ये सब डैमेज करता है गट को, लीकी कर देता है, दैट इज़ जो उसके पोर्स हैं या जो टाइट जंक्शंस हैं वो पोरस हो जाएंगे, दे विल अलाउ द बिगर पार्टिकल्स टू कम इन द सर्कुलेशन, उसकी वजह से बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं बीमारी का, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। Also due to unhealthy food habits, lots of starch, sugar, refined flour, sugary drinks, soda, our glucose spike regularly, मतलब आपके इन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, रिफाइंड फूड एंड प्रोसेस फूड की वजह से, हाई फ्रक्टोज शुगरी लिक्विड्स की वजह से, सोडा एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड जो बेवरेजेस हैं इनकी वजह से आपका शुगर स्पाइक होगा, क्योंकि वो ग्लूकोज को स्पाइक करेंगे, दे हैव अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड भी ज़्यादा होता है, एंड ग्लूकोज स्पाइक के साथ इंसुलिन का भी रिलीज़ हो रहा है, सो यू आर हैविंग पैरेलल ग्लूकोज स्पाइक एंड इंसुलिन स्पाइक, एंड जैसे ग्लूकोज स्पाइक होता जाता है इंसुलिन और रिलीज़ होता जाता है, एंड ये ग्लूकोज स्पाइक फिर हाई इंसुलिन लेवल करेगा रेगुलरली, विच इज़ हाइपर इंसुलिनीमिया, जो आपको फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंट बना देगा। तो ये स्टेट, ग्लूकोज स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक, हाइपर इंसुलिनीमिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंसुलिन फैट स्टोरेज बढ़ेगा, बिकॉज वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है, वो चीज़ों को स्टोर करता है, फ्यूल्स को सेल के अंदर भेजता है, जो फैट है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, तो सबको स्टोर करने की टेंडेंसी होती है। सो फैट भी स्टोर ज़्यादा हो रहा है, तो वो फैट सेल्स के साइज़ को भी बढ़ा रहा है, तो बेसिकली इट इज़ लीडिंग टू द मोर ग्रोथ इन द फैट सेल्स इन द बेली एरिया या विसरल एरिया, जिसे हम विसरल ओबेसिटी या विसरल एडिपोसिटी भी कहते हैं। एंड ये फैट सेल्स, दे आर लार्जर इन साइज, दे आर बेसिकली इन्फ्लेम्ड फैट सेल्स जो एडिपोकाइंस रिलीज़ करते हैं या एडिपोसाइटोकाइंस करते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली द start or initiation of inflammation in your body, triggered by bad food habits and by high insulin levels, okay. This is the indication that our food is bad and our body is becoming inflamed, because the belly fat is endocrinologically active, releasing the adipocytokines or cytokines, which causes inflammation or sets in inflammation. These cytokines then cross the blood-brain barrier. Now, how this food is affecting your brain, यहाँ पे ये important है समझना। ये साइटोकाइंस जब बॉडी में इंक्रीज़ हो जाते हैं, हम जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, तो ये ब्रेन में जाते हैं, एंड वह ब्लड ब्रेन एक बैरियर होता है जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, कि कुछ और ऐसी चीज़ें ना घुसें उसमें जो ब्रेन को अफेक्ट कर सकती हैं, बट दीज कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने के बाद ये ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन को सेट इन करते हैं, विच इज़ नोन एज न्यूरो इन्फ्लेमेशन, ओके। So our central nervous system, basically it has some security guard cells, जिसे कहते हैं ना कि एक पहरेदार होते हैं, जैसे हर सोसाइटीज़ में गार्ड्स होते हैं कि कोई फॉरेन पर्सन, अननोन पर्सन नहीं घुस सके। सिमिलरली ब्रेन में भी 12 to 15% सेल्स ऐसे डिफ्रेंशिएट होते हैं जो गार्ड सेल्स बन जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स बन जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोग्लिया, small cells, microglia, which are basically the immune cells या macrophages, which are the first line of defense in the brain, okay. अब ये जो माइक्रोग्लिया हैं, बेसिकली इनका रोल होता है कि कोई फॉरेन इन्वेडर्स या फॉरेन सब्सटेंसेस, पैथोजेंस, या फिर कोई भी काइंड ऑफ हार्मफुल
इंडिकेशन है ब्रेन में, तो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करना, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स को बनाए रखना और आपके ब्रेन की एक्टिविटी को रेगुलेट करना, ठीक है। सो दे मेंटेन द न्यूरोनल प्लास्टिसिटी in the brain, that is the connection between the neurons or synapses, so that neuronal activity takes place accurately and properly. तो न्यूरोनल प्लास्टिसिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई आते हैं, तो आपके थॉट प्रोसेसेस, आपके इमोशंस, आपके कई चीज़ें ना ब्रेन में मॉड्यूलेट होती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ऑफ द न्यूरॉन्स टू गेट मॉड्यूलेटेड एंड ज़्यादा नेटवर्क्स बनाना, थॉट प्रोसेसेस को एक तरीके से आगे बढ़ाना और उनको एब्जॉर्ब करना, एंड आपकी जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उनको मॉड्यूलेट करना एज यू हैव दोज एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो उस तरीके से एडजस्ट करना बेसिकली टू अ सिचुएशन, वेदर इट इज़ एन एक्सटर्नल सिचुएशन और इंटरनल सिचुएशन। तो एडजस्टिंग जो बिहेवियर है न्यूरॉन्स का, उसको हम कहते हैं न्यूरोनल प्लास्टिसिटी। तो जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी चीज़ आप कंसिस्टेंटली करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, तो फिर आपको करने का मन होता है। सो यू आर बेसिकली अडेप्टिंग टू दैट हैबिट, टू दैट थिंग, ओके, विच यू आर डूइंग इट डेली अगेन एंड अगेन, तो वो हैबिट हो गई। यानी कि अब न्यूरॉन्स अडेप्ट हो गए हैं, द ब्रेन एक्टिविटी इज़ अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी विच हैड बिकम योर हैबिट। तो अगर अच्छी आपकी एक्टिविटीज़ हैं तो फिर वो आप ज़्यादा करना चाहेंगे, तो वो एक हैबिट में फॉर्म हो जाएगी एंड दैट विल कीप यू हेल्दी। जैसे एक्सरसाइज है, तो एक रूटीन बना, आपको उस टाइम करना एक्सरसाइज, यू हैव trained your mind that yes, this is the time for exercising. So neuronal plasticity एक ऐसा you can say flexible adjusting property है ब्रेन की, न्यूरॉन्स की, कि वो आपके एक हैबिट फॉर्मेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड एक्सटर्नल अगर डैमेज होता है ब्रेन को, ठीक है, जैसे ट्रॉमा या कुछ है, तो उसमें भी न्यूरॉन्स कैन adjust to the situation by making more networks and all. So basically the brain tries to adapt to a situation, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड जो माइक्रोग्लिया है वो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो इन न्यूरोनल नेटवर्क्स को बढ़ाते हैं एंड न्यूरोनल प्लास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं। ओके, सो बेसिकली साइंटिफिकली हम कह सकते हैं न्यूरोनल प्लास्टिसिटी और साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, यानी न्यूरॉन्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं उसको हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी इज़ द एबिलिटी टू मेक एक्सपीरियंस डिपेंडेंट लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस इन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूरोनल कनेक्शंस। ओके, सो दीज माइक्रोग्लिया बेसिकली कंट्रोल्ड मैनर में प्रोटेक्टिव हैं टू द ब्रेन, बट इन्फ्लेमेशन जब बॉडी में सेट इन हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में आ रहे हैं, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि ये माइक्रोग्लिया को एक ट्रिगर दे रहे हैं, कंटिन्यूस ट्रिगर, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन दे रहे हैं, और वो माइक्रोग्लिया फिर दे गेट मल्टीप्लाइड इन नंबर एंड दे बिकम हाइपर एक्टिवेटेड, एंड उस वजह से क्या होगा, इम्यून सिस्टम विल गेट एक्टिवेटेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, उसमें साइटोकाइंस का रिलीज़ काफ़ी सारा होगा। तो उस कंडीशन में फिर ब्रेन में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। जो माइक्रोग्लिया, यू कैन से इट इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, यानी कि एक तरफ से प्रोटेक्टिव भी है, लेकिन ओवर एक्टिवेशन के बाद दे आर हार्मफुल टू द ब्रेन। तो कहीं भी इन्फ्लेमेशन है वो अपना क्रॉस कर सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, माइक्रोग्लिया को एक्टिवेट करके न्यूरो डीजेनरेशन को भी इनिशिएट कर सकते हैं। Persistent inflammation in the brain affects the neuronal plasticity, impairs the memory, okay, specifically in the hippocampal area of the brain which is related to memory and cognition. तो हिप्पोकैम्पस होता है ब्रेन में जो हमारी कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी से रिलेटेड है। उसमें जो हम कहते हैं कि द साइटोकाइन रिसेप्टर्स काफ़ी सारे होते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिसेप्टर्स। तो जब साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, इन्फ्लेमेशन ब्रेन में होता है, तो हिप्पोकैम्पल एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो वो फिर आपकी न्यूरोनल प्लास्टिसिटी को, आपके कॉग्निशन को, कॉग्निटिव बिहेवियर, मेमोरी, इनको काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकता है। तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन बी अफेक्टेड बाय डिमेंशिया,
पार्किंसंस डिजीज़, अल्जाइमर्स डिजीज़, जितने भी ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। सो basically, a fundamental role of resting microglia in the adult brain is to contribute to synaptic plasticity by monitoring and responding to the functional status of the synapse. सो ये एक नट शेल में मैं आपको बता दूंगी क्योंकि काफ़ी साइंटिफिक है, तो इट्स विल नॉट बी ईजी टू अंडरस्टैंड बाय वेरियस पीपल, बाय मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स आई अंडरस्टैंड, बट मैं इस साइंस को काफ़ी हद तक ब्रेक डाउन करके बहुत ईजी कर दे रही हूँ आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आप हेल्दी फूड चॉइसेस करिए, बिकॉज़ वो फूड इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है जो ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। और कैसे अफेक्ट कर रहा है? ब्रेन के अंदर जो गार्ड सेल्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड को एक्टिवेट करके। क्या होता है, जैसे बॉर्डर पे हम कहते हैं ना सोल्जर्स तैनात होते हैं, वो हमारी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, तो शांति से इधर उधर राइट लेफ़्ट मूव करके देखते हैं कि सिचुएशन अच्छी है, तब वो शांत होते हैं। जैसे ही दूसरे बॉर्डर से ज़्यादा आउटसाइडर्स आने लगते हैं एक बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, तो फिर उस बॉर्डर के सोल्जर्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं एंड और भी ज़्यादा सोल्जर्स को बुला लेते हैं और फिर लड़ाई होती है, ठीक है। तो ये लड़ाई झगड़े में भूल जाते हैं कि बॉर्डर कहाँ है, एंड काफ़ी लोग इस बॉर्डर पे चले जाएंगे, कुछ इस बॉर्डर के इधर चले जाएंगे, तो काफ़ी केओस हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वो वॉर सिचुएशन है कि माइक्रोग्लिया शांत सिचुएशन में ब्रेन में प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को, लेकिन अगर उसको ट्रिगर किया जाए जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, बिकॉज आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, इंसुलिन का स्पाइक हो रहा है, बेली पे फैट ज़्यादा बढ़ रहा है, और फिर वो इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स को बना रहा है ज़्यादा, जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके पहुंच रहे हैं ब्रेन के अंदर, तो उस कंडीशन में माइक्रोग्लिया ट्रिगर होके और ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा एंड एक्टिवेट होगा, जो फिर आपकी न्यूरोनल प्लास्टिसिटी यानी न्यूरल कनेक्शंस हैं बेसिकली जो हिप्पोकैम्पस में ज़्यादा काम करते हैं, कॉग्निशन मेमोरी से रिलेटेड, उनको अफेक्ट करेगा। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन एट एन अर्ली स्टेज कैन बी अफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स डिजीज़ ऑल्सो, ये सब जो एजिंग के साथ होते हैं, और हो सकता है एजिंग भी एक्सेलरेट हो जाए, ठीक है। पार्किंसंस डिजीज़, तो काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो ब्रेन में होती हैं, वो इस वजह से ज़्यादा जल्दी ट्रिगर होंगी बैड फूड चॉइसेस से, ठीक है। तो बेली फैट पे हमें ध्यान देना है, फोकस करना है, क्यों बढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम से हो रहा है, ये क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो हम ऐसी हैबिट्स डेवलप करें जो हमारे न्यूरल कनेक्शंस को इतना स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाएं कि हम अडेप्ट करें गुड हैबिट्स पे, उन पे ध्यान दें, कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करें और अपनी एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाएं जो हमें हरदम हेल्दी रखे। सो हैव अ वेरी हेल्दी हैप्पी लाइफ, eat clean home cooked food, choose fiber over refined flour, you can say packaged foods and all, and choose raw fruits over juices, and avoid sodas and sugary drinks and junk food, please. Thank you so much. Bye.